इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, इन सब चीज़ों से हमारी जो बुनियाद है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो कमज़ोर है। अगर ऐसा होगा तो ये देश वर्ल्ड में, दुनिया में स्ट्रॉन्ग नहीं गिना जाएगा, वो कमज़ोर देश पाया जाएगा। ये है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहर के लोगों को कैसे पता लगेगा कि इससे हम पंगा ना लें। ये बहुत बड़ा पावरफुल नेशन है, उसकी चंद एक बुनियादें होती हैं। पहली बुनियाद होती है इंटरनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कि अंदरूनी ताकत इसकी बहुत अच्छी है, ये खुशहाल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसमें पैदावार बहुत है, इसमें पावर्टी नहीं है, गरीबियत नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, ये हर काम को करके दिखा देंगे। ये एक बहुत पावरफुल नेशन है। तो जब इंटरनली स्ट्रांग होगा तो एक्सटर्नल वाले घबराएंगे। इंडिया आप सब लोग जानते हैं, अगर कॉर्पोरेट भाषा में देखा जाए तो वर्ल्ड का एक इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है कि यहाँ अगर एक मोबाइल, कल एक पेन चला दो जिसके अंदर मोबाइल चलता है, वो भी बिकना शुरू हो जाएगा करोड़ों की तादाद में, क्योंकि कंज्यूमर मार्केट है। वर्ल्ड की ये खास बात है इंडिया की, कंज्यूमर मार्केट है। एक्सटर्नल सिक्योरिटी, उस देश से पंगा नहीं ले सकते जिसके अंदर उसकी डिफेंस फोर्सेस ताकतवर है। पुराने ज़मानों में किलों के अंदर बड़ी बड़ी कड़क बिजली नाम की गन्ने लगा करती थी झांसी के किले पर। कैवलरी या घुड़सवार रिसाला हुआ करता था, तोप खाना हुआ करता था, और पैदल फौज कहीं कहीं ज़्यादा होती थी, तो वो पावरफुल राजा माना जाता था, उससे पंगा कम ही लिया जाता था। तो ये है आपकी एक्सटर्नल थ्रेट को डील करने का एक तरीका, कि अंदर की फौज, या जिसको बोलते हैं एडिक्वेट डिफेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए। नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, न्यूक्लियर पावर, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, ये जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिटिकल विल। मिसेस इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उनमें बहुत तगड़ी पॉलिटिकल विल थी, तभी उन्होंने 2-3 बार युद्ध का ऐलान कर दिया और करके दिखाया। दूसरी चीज़ होती है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री विल। अगर आप अपना ध्यान 2000 पे ले जाएं, तो जो हमारे तब प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि जब हमारे पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था टेररिस्ट से, कि देश की आबरू पे हाथ डाला है, ये अंदर और बाहर की लड़ाई है, और उन्होंने फौजों को ऑर्डर दिया कि आप जाइए, अब लड़िए पाकिस्तान के साथ। तो वो था पॉलिटिकल विल, ताकत थी लड़ने की, भिड़ने की, कोई अगर हमसे पंगा लेता है। और मिलिट्री विल, यस हम जाएंगे और कम के दिखाएंगे। मिस्टर बोस ने एक जिक्र किया था न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंस वे, डर होता है कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन्स इतने तादाद में इस दुनिया से, इस देश से ना लड़ें, ये कहीं पे न्यूक्लियर वॉर कर देगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे न्यूक्लियर वेपन जो डेटरेंस था, वो एक पॉलिटिकल वेपन बन चुका है, सियासी तौर पे यूज़ होता है कि आप मेरी लक्ष्मण रेखा पार करिए, मैं आपके ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दूंगा। ये पाकिस्तान का कहना है कि आप मेरा बॉर्डर क्रॉस करके आइए, मैं आप पे न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दूंगा। और हमारा जो डॉक्ट्रिन है, जो हमारा सोचना है हिंदुस्तान का, कि हम पहला वार न्यूक्लियर से नहीं करेंगे, पहला वो करेगा, उसके बाद हम सेकंड स्ट्राइक करेंगे। सेकंड स्ट्राइक ऑल आउट बैटल विद न्यूक्लियर वेपन्स, ये हमारा डॉक्ट्रिन है, हमारी देश की सोच है। इसमें आप बदलाव आने की ज़रूरत है, और जो सोचा जा रहा है दिल्ली में, इसके में बदलाव आ रहा है। और बदलाव कैसे आएगा कि जो फर्स्ट स्ट्राइक करने वाला दुश्मन जो बोलता है कि मैं तुम्हें स्ट्राइक करूँगा, हम फर्स्ट स्ट्राइक किस चीज़ को मानेंगे कि पहले हमारे पे न्यूक्लियर वेपन डाल दे और उसके बाद हम उसका जवाब देंगे? वो तो कोई मतलब नहीं हुआ। तो उसकी जो इंटेंशन है, इंटेंशन कैसे होगी? जब मैं म्यान से तलवार बाहर निकाल लूँगा, तब मुझे पता लगेगा ये वार करने आ रहा है। कि जब तुमने अपने न्यूक्लियर हथियार अपने हाइड से बाहर निकाले और ऐलान किया, हम उसे फर्स्ट स्ट्राइक मानेंगे और फट आप पे जवाब देंगे। तो वहाँ पे भी एक कशमकश चल रही है, इस पॉलिटिकल वेपन को कैसे यूज़ किया जाए। ये हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बातें।
इसमें एक और बड़ी ख़ास बात है जिसको सियासत बोलते हैं या डिप्लोमेसी। जो बाहर के खतरे होते हैं, चाहे वो चाइना से है, पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से है, किसी से भी ले लो, उसको पहला डील करने वाली एजेंसी होती है मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो डिप्लोमेटिक ज़रिए से, बातचीत से या सियासत से उस चैलेंज को फेस करता है, रोकता है और उसको हल करता है। उसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी, डिप्लोमेटिक एंगल्स या पॉलिटिकल डिप्लोमेसी। आपको दोनों स्पीकर्स ने इतनी गहराई में अंदरूनी बातें बताई, मैं उनको 5-6 वर्ड में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कारण है हमारे इंस्टेबिलिटी के, हमें कमज़ोर बनाने के, हमारी नी को, हमारी फाउंडेशन को, इस देश की कमज़ोर बनाने की चंद एक बातें हैं। पहली है टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। ये मेरा बॉर्डर है, ये तेरा बॉर्डर है, ये यूपी यहाँ है, एमपी यहाँ, आपने एरिया हमारा खा लिया, ये ऐसे करते रहो, JNK से लेकर कन्याकुमारी तक प्रॉब्लम मिलेंगी बिटवीन स्टेट्स। पानी, रिवर्स, अगर मेरे दिल में कभी कई बार ये आता है कि चीफ मिनिस्टर्स को ले जाके जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं वहाँ 24 घंटे बिठाया जाए स्टैंड पे खड़ा करके और बोला अपने स्टॉप वॉच को शुरू कर लो गो के हुक्म पर, और कल सुबह 24 घंटे में स्टॉप वॉच बंद होगी कि 24 आवर्स में कितने गैलन्स या क्यूसेक्स, थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ क्यूसेक्स पानी समुद्र में चला गया, रोज जा रहा है। चाहे वो नर्मदा है, चाहे वो जमुना है, चाहे गैंजेस है, गंगा है, कुछ भी ले लो, कृष्णा है, पानी समुद्र में जाके नमकीन में पानी में मिल गया, मगर हमने यूज़ नहीं किया, और जब बांटने की बारी आई तो हम एक दूसरे से वकालत करते। ये बेवकूफ़ी बातें। ये है एक और कारण इंस्टेबिलिटी का, एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म। जैसे कि मिस्टर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया था, अगर और कुछ नहीं है तो पत्थर उठाओ और गन उठाओ और गवर्नमेंट के आगे लड़ना शुरू कर दो। एक आज आपको बात बताता हूँ, पंजाब खालिस्तान मूवमेंट की और जो कश्मीर में हो रहा है। खालिस्तान की मूवमेंट को क्यों तोड़ा गया? क्योंकि उसमें UN का मामला नहीं था, वो एक नया उगा हुआ मशरूम था, नई सोच बाहर आई। अगर इसको हम गहराई से और दूर अंदेशी से देखते तो उसमें कुछ बुरा भी नहीं था। अगर उस जानवर को, उस मॉन्स्टर को उल्टा घुमा देते, जैसे ज़ियाउल हक ने हिंदुस्तान पे 1000 कट की थ्योरी लगाई और काउंटर इंसर्जेंसी या इंसर्जेंसी हमारे जम्मू एंड कश्मीर में शुरू कर दी, अगर इस पंजाब को उल्टा घुमा देते, पंजाब का जो खालिस्तान मूवमेंट था वो आधे से ज़्यादा तो पाकिस्तान का पंजाब वापस मांग रहा था। लाहौर कैपिटल था, ननकाना साहिब वहाँ पैदाश थी गुरु नानक देव की, डेरा बाबा नानक वहाँ, सबसे अच्छी ज़मीनें वहाँ, 5 आब के 3 आब वहाँ कर दिए और 2 आब इधर आ गए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, सब जो यूथ बैठा है जानने के लिए। ये 2 बातें बताऊंगा जिससे आपको ये 2 मेजर प्रॉब्लम जो हिंदुस्तान में हो रही है उसका कारण समझ आ जाएगा। 1809 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता से महाराजा रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी की थी ब्रिटिश ने कि हम सतलुज नदी को पार करके पंजाब की टेरिटरी में दाखिल नहीं होंगे। लेकिन जब ब्रिटिश धीरे धीरे कलकत्ता से ईस्ट कोस्ट के साथ नीचे आती हुई मद्रास तक कैप्चर कर लिया और सेंट्रल इंडिया जबलपुर सागर तक पहुंच गए, तो उन्होंने सोचा कि अब धीरे धीरे हम इंडिया को काबू करना शुरू करते हैं। तब वो मद्रास से नॉर्थ की तरफ चले और वहाँ उनको मिला एक मुसलमान जिसकी आज बात हो रही है, जिसका नाम है टीपू सुल्तान, जिसने डट के ब्रिटिशर्स का मुकाबला किया और बहुत लड़ाई करी। उस पर एक टीवी सीरियल भी बना था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस देश के लिए ब्रिटिशर्स के साथ बहुत लड़ा और अपनी जान तक गंवा दी। उसके बाद आई नर्मदा नदी, या उससे पहले था गोवा एंड पांडिचेरी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, उनके साथ लड़ाई नहीं हुई, मिल गए और ऊपर चल पड़े। नर्मदा से लेकर यमुना नदी तक और कटक से अटक तक ये एक इतना बड़ा राष्ट्र था जिसका नाम बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तब महादजी सिंधिया नंबर 1 इनके लीडर हुआ करते थे। इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ कोई मुकाबला नहीं किया। इन्होंने ब्रिटिशर्स को खुलेआम वेलकम किया कि आइए मेरी फौजें जो हैं इनको आप यूरोपनाइज करिए, इन्फेंट्री की ड्रिल समझाएं, तोपखाना लाएं, रसाला बनाएं,
इस चक्कर में वो ब्रिटिशर्स का मिल गए, उन्होंने ब्रिटिशर्स से मुकाबला नहीं किया। और वही एक कारण है, हिस्टोरिक रीज़न है कि रानी झांसी, तांत्या टोपी और धतिया के राजा जब मिल के लड़ रहे थे झांसी में, उन्होंने एक संदेश भेजा ग्वालियर में महादजी सिंधिया नंबर 1 को कि हम आ रहे हैं, हमसे मिल जाओ और हम ब्रिटिशर से वहाँ लड़ेंगे। तो वो आज इस इम्पॉर्टेंट शहर जहाँ हम खड़े हैं, बैठे हैं, आगरा में, महादजी सिंधिया ने अपनी पूरी फौज लेके आगरा पहुँच गए। आगरा एक ब्रिटिश का कैंट होता था। इसी गुस्से में जब पार्टीशन के बाद स्टेट्स बनी तो महारानी झांसी ने मध्य प्रदेश को ज्वाइन नहीं किया, उत्तर प्रदेश के साथ रही। यही एक कारण, जब हम मैप देखेंगे कैसे पतली सी एक कॉरिडोर जाता है नीचे, कानपुर उरई से होते हुए नीचे दतिया और झांसी की तरफ। एनीवे, दीज आर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, टेररिज्म, ये सब चीज़ें जो बता दी, इनको आपको डिटेल में इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। अब मैं आता हूँ एक नेक्स्ट एस्पेक्ट पे कि एक्सटर्नल थ्रेट क्या है। आज की डेट में इंडिया को क्या प्रॉब्लम, बाहर से क्या प्रॉब्लम है। हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, मिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, जिन्होंने बोला था चाइना इज़ आवर नंबर 1 एनिमी। ऐसा क्यों बोला था मेरे समझ में आज तक नहीं आया। एक हिस्टोरिक बात है कि वर्ल्ड की सबसे 2 पुरानी सिविलाइजेशंस, इंडिया एंड चाइना, एक दूसरे के साथ कभी भी लड़ी नहीं। चाइना और इंडिया ने 1962 की बात बाद में करेंगे। चाइना और इंडिया सबसे पुरानी 2 सिविलाइजेशन है धरती पे, एक दूसरे से कभी भिड़े नहीं। उसका एक बहुत बड़ा कारण कि चाइना इंटरनली देखता था, इसीलिए अपने आप को एक चाइना वॉल्स उसने घेर लिया था कि बाहर का इफेक्ट ना आए। और सेकंड सबसे मेजर कारण ये था, द ग्रेट हिमालयाज, इतने बड़े पहाड़, हिमालय रेंजेस, जो अगर आप उनकी चौड़ाई में देखा जाए तो कहीं 100 किलोमीटर तक चलते हैं, तिब्बत के उस पार से लेके और अपने इंडिया के पास नेपाल बॉर्डर या इंडिया उत्तराखंड इस एरिया में आते हैं, कहीं 100 किलोमीटर चौड़ाई में, और इतने हाई हैं जो वर्ल्ड में सबसे हाई पीक्स हैं। इसके ऊपर से फौजें ला के लड़ना नासंभव था। तो ये एक मेजर कारण था कि इंडिया और चाइना, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ी। सिर्फ एक ही युद्ध हुआ, वो युद्ध भी नहीं था, एक कॉन्फ्लिक्ट था 1962 का, और वो भी इंडिया की गलती से हुआ। उसको मैं बोलता हूँ ब्लंडर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब हम पार्टीशन हो रहा था, पहली बात तो ये गलती हुई कि हमने कैसे मान लिया कि हम देश में एक पाकिस्तान बनाएंगे और एक इंडिया बाकी बनेगा। इसका कारण था, वही मैं आपको समझाने जा रहा था। जब ब्रिटिश की बात बता रहा था, ब्रिटिश महादजी सिंधिया ने यमुना तक पहुंचा दिया। उसके बाद आगरा ब्रिटिश कंटोनमेंट थे, यहाँ कुछ लड़ाई नहीं हुई। अब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली में, यमुना के नॉर्थ, अब दिल्ली के साथ शुरू किया प्रोग्राम। जब दिल्ली कैप्चर हो गया, तब उन्होंने 1809 की जो रंजीत सिंह साध के साथ ट्रीटी की थी, उसको ब्रीच किया, उसका उद्घाटन, उसको उल्लंघन किया। और पंजाब के अंदर 2 फेमस बैटल्स हुई, एंग्लो सिख वॉर नंबर 1 और 2। उस कारण ये सब चलता रहा और 1857 तक आप पहुंच जाइए, 1857 तक मंगल पांडे, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट, सबसे ज़्यादा मूवमेंट एंटी ब्रिटिश पंजाब में और ग्रेटर बंगाल में हुई। बाकी देश में भी हुई, वहाँ पे बहुत कत्लेआम हुआ, बहुत विरोध हुआ। ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल तब नहीं थे, ग्रेटर बंगाल में और पंजाब में। इस बात को अगर आप जानना चाहते हो, कभी पोर्ट ब्लेयर जाना, अंडमान निकोबार आइलैंड पे, जिसको काला पानी की सज़ा बोलते थे, और सेलुलर जेल में जाइए, उसके म्यूज़ियम में आपको 95% जो नाम मिलेंगे वो सिखों और बंगालियों के मिलेंगे, और 1 या 1.5% आपको मराठा या बाकी लोग मिलेंगे। क्योंकि ब्रिटिशर्स को खुंदक हो गई कि पंजाब और ग्रेटर बंगाल ने हमें इतना अपोज किया और इतना मारा, तो हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। जब पार्टीशन की बारी आई तो उन्होंने ये एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमें 2 बड़े जो हमारे अगेंस्ट लड़े, इनको काट के चला जाए। तो उन्होंने ग्रेटर बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बना दिया, और जो ईस्ट पाकिस्तान बन गया। और दूसरी चीज़, पंजाब के ऐसे खड़े हाल में नहीं काटा,
ऐसे तिरछा काटा ताकि 3 नदियां पार चले जाएं और सबसे जो फर्टाइल इलाका है वो पाकिस्तान बन जाए और बाकी नीचे रह जाए। पहले कोई पाकिस्तान नहीं था, पहले कोई हरियाणा नहीं था, कोई हिमाचल नहीं था। पंजाब सतलुज नदी से अफ़गानिस्तान बॉर्डर तक पंजाब था। नेपाल गिलगित बाल्टिस्तान पंजाब था। नेपाल का बॉर्डर टच करता पंजाब था। पार्टीशन में आधे से ज़्यादा उधर चला गया और 2 आप इधर रह गए। उसके बाद 1962-63 की बात है जब हिमाचल और हरियाणा उस पंजाब से काट के फिर बनाया गया तो पंजाब का चौथा हिस्सा हो गया। ये बीज ब्रिटिशर्स ने बोया था और एक बहुत खतरनाक बीज और बोया था, वो था कम्युनल डिवाइड, हिंदू और मुस्लिम। बंगाल के एरिया में भी मुस्लिम थे और पंजाब में भी बहुत मुसलमान थे, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन हुई। आपको मालूम होना चाहिए एक हमारी बहुत बड़ी आर्मी की कमांड है जो चंदी मंदिर में, जो पंजाब के डिफेंस को देखती है, उसका नाम आज वेस्टर्न कमांड है। जब वो खड़ी हुई थी 1947 में, वो एक रेलवे ट्रेन पर खड़ी हुई थी कमांड, एक ब्रिटिश अफसर के नीचे, और उसका नाम था दिल्ली एंड ईस्ट पंजाब कमांड, DEP। और दिल्ली एंड ईस्ट पंजाब कमांड को खड़ा किया गया लाहौर में। रेलवे स्टेशन के ऊपर अफसर्स आए और पूरे वहाँ बने और उसके अंदर ऑफिस बना। इनका एक चार्टर था कि ये जो बंटवारा हो रहा है, ये मुसलमान उधर जा रहे हैं और सिख वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, हिंदू यहाँ आ रहे हैं, इनमें कोई काट वाट ना हो, इनको आराम से आप पार करवा दीजिए। देखो, उसने पहले तो बीज बोया, फिर कम्युनल डिवाइड किया, उसके बाद तरीके बता रहा है कि इसको कर करा के जल्दी कर दें। और ये सब कैसे हो रहा था? लॉर्ड माउंटबेटन की नाक के नीचे। और दिल्ली में जब हमारे बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए थे, सिर्फ एक ही लीडर था जिसने अपोज किया था, इसका विरोध किया था, वो था सरदार पटेल। अगर उनकी मार्गदर्शन पे चलते तो ये कुछ ना होता। चाइना ने आज तक ना हमसे कभी लड़े हैं। वो एक गलती थी हिंदुस्तान की जो उसने एक थप्पड़ मार के आपको बता दिया, उसके बाद वो कभी मुड़ के नहीं देखे। एक बात समझने की ज़रूरत है, जो चाइना ने अपनी ताकत से पूरे तिब्बत को खा लिया 1950s में, 52-53 में, और वहाँ से भागा हुआ दलाई लामा हिंदुस्तान ने खुली बाजों से रिसीव करके अपने पास एक कांटा रख लिया जो आपको चुभता रहेगा अगले 100 साल तक। वो एक रंजिश है चाइना की हिंदुस्तान के खिलाफ कि तुमने दलाई लामा को पनाह दी, और मगर हमारा सोचना ये है कि तुमने किसी दूसरे देश को अपने कैसे काबू कर लिया कि ये चाइनीज़ लोग हैं। वो चाइनीज़ नहीं थे, वो टिबेटियन थे। तभी इसीलिए चाइना ने बाकी मुल्कों के साथ अपने बॉर्डर की जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व कर ली, लेकिन हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर रिजॉल्व नहीं किया। चाहे वो ढोकलम है, चाहे वो रेस्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, या सेंट्रल एरिया या लद्दाख के रीजन में, वो जान के नहीं किया कि तुमने इसको पनाह दी है। मेरे को पूरा यकीन है अगर जिस दिन दलाई लामा को बोलें भाई अब बाइज्जत आप अपने लहासा चले जाओ, अब तो जाने वाले हो गए हो आप, तो मेरे हिसाब से चाइना का सोच हिंदुस्तान की तरफ पूरा बदली हो जाएगी। चाइना दुनिया की पावर बनना चाहता है, इकोनॉमिक पावर बनना चाहता है, मिलिट्री पावर बनना चाहता है, वर्ल्ड में एक रीजनल पावर बनना चाहता है, और उसके बाद सुपर पावर का उसका एम है। उसमें कोई बुरी बात नहीं। वो हिंदुस्तान और चाइना में एक बहुत बड़ा फ़र्क आज देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ आ रहे थे दिल्ली से आगरा आज सुबह, इतनी पब्लिक, रास्ता क्रॉस करने की जगह नहीं मिल रही, गाड़ी भगाने की जगह नहीं मिल रही, पब्लिक पे पब्लिक, पंजाबी में बोलते हैं बंदा बंदे से चढ़ रहे हैं। इतनी पब्लिक है, मगर कर क्या रही है? चाइना ने क्या किया, अपनी पब्लिक को मोबिलाइज कर दिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन पावर। अपनी मैन पावर को ऐसे यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, रोड्स में, डिफेंस में। अगर टनल बनाते हैं तो महीने में टनल बन जाएगी। वो CPEC आपने सुना होगा, कहाँ से कहाँ खींचते हुए ग्वादर पोर्ट तक पहुँचा दी, मैन पावर के दम पर और इक्विपमेंट के पावर पर। क्रेनों की कमी, जैसी भी कमी हिंदुस्तान में भी नहीं है, और मैन पावर की कमी है नहीं, मगर क्या करें, नीम के नीचे बैठ के ताश खेलना पड़ता है दिन भर, को है ही नहीं, गाइडेंस ही नहीं। ये है डिफरेंस चाइना और इंडिया के बीच में। चाइना कभी लड़ना नहीं चाहता, ये मेरा एप्रिसिएशन है, मेरा मानना है। चाइना अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बन रहा है, वर्ल्ड पावर बन रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं। इंडिया का भी ये डिज़ायर है, हर मुल्क का भी है, चाहे वो नॉर्थ कोरिया को ले लो, उसका भी यही है।
तो अब हम चाइना का चैप्टर बंद करते हैं। अब आता हूँ मैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की 2-3 बातें बच्चों को मालूम होनी चाहिए। पहली बात, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान को ब्रिटिशर्स ने पैदा किया अपनी रंजिश निकालने के लिए कि हिंदुस्तान को बांट दो, और पंजाब को काट दिया और ईस्ट पाकिस्तान बना दिया, क्योंकि वहाँ पे भी मुस्लिम हाजिर थे और ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट गलती से बॉर्डरों के नज़दीक थे, एक्सट्रीमिटी से। पंजाब बिल्कुल बॉर्डर के रीजन पे था और बंगाल भी बिल्कुल समुद्र पार, तो इन दोनों को काट दिया। वहाँ उनको मुस्लिम मेजॉरिटी मिल गई और मुस्लिम मेजॉरिटी ऊपर भी मिल गई पंजाब के एरिए में, पेशावर, क्वेटा, ये वो सब एरिए जब मिक्स थे वहाँ। तो ऐसे बंटवारा हुआ। पाकिस्तान के अंदर सियासत कमज़ोर है, पाकिस्तान में आर्मी सबसे बुलंद है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के चीफ का नाम क्या है? सबको मालूम है? आर्मी चीफ का नाम? जनरल बाजवा का नाम सुना होगा, वो भाई पंजाबी मुसलमान है, जनरल बाजवा। मुझे मैं कॉलेज में पूछ लेना कल सुबह तक कि पाकिस्तान की नेवी और एयरफोर्स के चीफ का नाम क्या, किसी को मालूम नहीं होगा। आप पता कर लेना। एनी आइडिया? पाकिस्तान की आर्मी का चीफ का नाम मालूम है, एयरफोर्स और नेवी का नाम मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो दम नहीं रखते, वो इम्पॉर्टेंट पीपल नहीं हैं। पाकिस्तान की आर्मी का चीफ आज बहुत इम्पॉर्टेंट आदमी है और एक से एक शातिर। परवेज़ मुशर्रफ से ज़्यादा शातिर निकले, क्योंकि उन्होंने बोला कि शो विंडो में ना आऊँगा तो पता नहीं मेरे को भी मार काट देंगे, क्योंकि पिछले सबको मार मूर दिया। तो उन्होंने बड़े चालाकी से बैक डोर से पूरी लगामें अपने हाथ में पकड़ी थी और काम पूरा पाकिस्तान को चलाया। और अब नंबर है बाजवा साहब का, वो भी वही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि हमने सामने नहीं आना। अगर नवाज़ शरीफ ने इंडिया जाना है, कोई स्टेटमेंट बोलनी है, तो जब मैं परमिशन दूंगा तभी जाएंगे, और ये बोलेंगे तब जाएंगे, यही बोलेंगे। पाकिस्तान की आर्मी का ऑक्सीजन हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीर है। वो बोलते हैं अनफिनिश्ड एजेंडा। अरे तुम्हें तो पैदा ब्रिटिश ने किया हमारा पंजाब काट के, उसके बाद तुम जब एक मिस्टर रेडक्लिफ थे, जो लॉर्ड माउंटबैटन वगैरह और ब्रिटिश ने जब उनसे घोषित किया कि आप अपनी टीम लेके जाइए और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाएं, तो बहुत गहराई से सोच विचार से मुस्लिम, हिंदू, सिख एरिया को देखते हुए बॉर्डर को मैप के ऊपर बनाया गया, जो कि ऑरेंज और हरे कलर में मिलता है अगर आप बॉर्डर देखेंगे, ओरिजिनल बॉर्डर। लेकिन जब पार्टीशन का सिलसिला चल रहा था, पाकिस्तान ने फिर हिंदुस्तान की पीठ में छुरा घोंप दिया कि जब ये सब काम चल रहा था तो उन्होंने कबालियों को लेके पाकिस्तान की जो मिलिट्री के साथ, जो कि सिविल कपड़ों में थी, कश्मीर पे धावा बोल दिया और वो करते करते अंदर आ गए। जब महाराजा हरी सिंह, गुलाब सिंह को जब डर लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तो बारामूला और श्रीनगर के बाहर पहुंच गए, तब उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसको विलय बोलते हैं, हिंदुस्तान के साथ मिल गए। सेम कार्रवाई जूनागढ़ और हैदराबाद में चल रही थी, मिलना नहीं चाहते थे। खास बात ये थी कि निज़ाम के पास मैक्सिमम हिंदू थे और मुसलमान राजा था, और यहाँ गुलाब सिंह हिंदू राजा था और मैक्सिमम मुसलमान थे। और गनीमत ये है कि मुसलमान और जम्मू एंड कश्मीर हिंदुस्तान से मिलना चाहता था, लेकिन दी हिंदू परिषद या महासभा जम्मू की राजा को एडवाइस देते थे कि हमें ना हिंदुस्तान से मिलना है, पाकिस्तान से हम सेक्युलर रहेंगे, हमारा जो नाम है ख़त्म हो जाएगा, हम जम्मू कश्मीर बेकार हो जाएंगे। ये उनकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी कि उन्होंने महाराजा को ये गलत एडवाइस दी। ये थे कारण कश्मीर बनने के। मेरा ये मानना है कि जब जूनागढ़ और हैदराबाद को पुलिस और आर्मी एक्शन से अंडर कमांड कर लिया, तो जब यहाँ पे पुलिस आर्मी आ रही थी तो तुमने किस लिए साइन किया पेपर? ठोक देनी थी। शेख अब्दुल्ला बहुत शातिर आदमी, कश्मीरी मुस्लिम बहुत शातिर है, बहुत गहराई में सोचता है और आगे चलता है। और इसीलिए शेख अब्दुल्ला ने देखा कि अगर हिंदुस्तान की फ़ौजें जो उड़ी तक पहुँच गई हैं और आगे जाएंगी, नीलम वैली क्रॉस करके और मुजफ्फराबाद पहुंच गई और वहाँ मीरपुर, बिम्बुर सारे वापस आ गया इलाका, वापस बॉर्डर तक पहुंच गए, रेड क्लिफ लाइन तक, तो वहाँ के जो बंदे थे, जो पहाड़ी लोग थे,
और वहाँ के जो मुस्लिम थे वो कश्मीरी मुस्लिम जो नीलम वैली के साइड जो सिर्फ कश्मीर डिवीज़न में थे वैली के अंदर, उनकी गिनती बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ कोई लीडर खड़ा हो जाएगा और वो बन जाएगा जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने नेहरू को ऐसे पट्टी पढ़ाई या ऐसी चाल चली कि बोला फ़ौजों को उड़ी के पास ही रोक, हम आगे मैं ये एरिया संभाल नहीं सकता। और वो भी शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की समझ में किस वजह से आया खुदा जाने, तो उन्होंने फ़ौजों को रोक दिया। नहीं तो ना हम वो एक्सेशन साइन करते, ना कश्मीर का प्रॉब्लम होता, ना आर्टिकल 370 होता, ना 35 अल्फा होता। और आज 30 साल हो गए। ओके, 1947 से 1965 तक क्या हुआ, मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ मोटे तौर से बता देता हूँ कि दिल्ली ने कश्मीर को वहाँ साइड में रख दिया और भूल गए कि हो गया जो 1947-48 में, पड़े रहने दो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल में फ़र्क क्या होता है। बॉर्डर जो होता है इंटरनेशनल बॉर्डर होता है, आईबी। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, दोनों तरफ फौज बैठी हुई है, कहीं कहीं तो 20 कदम पर एक दूसरे के बॉर्डर के हमारे वो बंकर्स हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में। और चाइना के साथ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1948 की जो लड़ाई चल रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई है। तैनात बैठे हैं लोग, रोज़ फायरिंग होती है। आप सुनते होंगे कि बॉर्डर के ऊपर फायरिंग हो गई। फायरिंग इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं होती, लाइन ऑफ कंट्रोल पे होती है। अगर मेरी फ़ौजें आज उसके 4 पोस्ट कैप्चर कर लेगी रात को, तो कल वापस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ना यूनाइटेड नेशंस बोल सकता तुमने कैप्चर क्यों की, क्योंकि लड़ाई जा रही है। सीज़ फायर, ये वर्ड आपने सुना होगा, सीज़ फायर। पाकिस्तान और इंडिया के लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायर को सीज बंद किया गया है एक दूसरे से बातचीत करके, ताकि लोगों की जान ना जाए। लेकिन जब भी फायर खोल देंगे, यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं बोल सकता कि तुम ये क्या कर रहे हो, भाई हमारी तो जंग जारी है। तो वो है, ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना कि लड़ाई आज तक जारी है। अगर हमने सियासी तौर से या जो भी सिस्टम अभी जैसे मिस्टर पुष्पिंदर ने आपको बताए थे, रोड्स बना दो, इंडस्ट्री दे दो, पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, फिर भी नहीं मानते, तो फिर एक तरीका फाइनल है कि युद्ध होगा। और युद्ध हो के हम आराम से वो पीओके का एरिया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको हम आराम से वापस ले सकते हैं। हमारे में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है हिंदुस्तान की फ़ौज के अंदर। अगर पाकिस्तान पंजाब से बना है और बाद में उन्होंने गद्दारी से कश्मीर के अंदर आके बैठ गए, और अगर ये मसले हल हो गए, तो पाकिस्तान की आर्मी का जो ऑक्सीजन मैंने आपको बताया, जिस पे वो जी रही है, जिस पे एग्जिस्ट कर रही है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब उनको थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन अपने अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भी मिल रहा है तालिबान से। उनके खुद का क्रिएट किया हुआ, पैदा किया हुआ एक फ्रैंकनस्टीन बोलते हैं जिसको, एक मॉन्स्टर, एक जानवर, अब वही उसी को खाना शुरू हो गया। अब थोड़ा बहुत ध्यान उनका उधर चला गया, 90% फिर भी कश्मीर की तरफ। अगर कश्मीर का मसला कभी पाकिस्तान से हल नहीं होगा, जब तक मेरे नज़र में, शायद मैं मिलिट्री वाला रहा हूँ तो ऐसे बोल रहा हूँ, सियासी तौर पे हमने 65 की जंग कर ली, 71 की लड़ाई कर ली, बांग्लादेश आज़ाद करा दिया, तो लड़ाई से हुआ, सियासत से तो नहीं हुआ। तो हो सकता है अगला सियासी नहीं काम करेगा, यंग ही करना पड़ेगा कश्मीर को ख़त्म करने के लिए। मगर उसके बाद भी पाकिस्तान भी, हम आर्मी में 2 चीज़ बोलते हैं कि जब हम युद्ध में जाएंगे हमारे 2 एम हैं। पहली बात तो पीओके को कैप्चर करना, और दूसरा पाकिस्तान आर्मी की जो मिथ है, जो घमंड है, उसको तोड़ना। और तब टूटेगी जब उसको हराएंगे बुरी तरह, और जब इसको तहस नहस कर देंगे, तब इसको समझ आएगी कि अब क्या हो रहा है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी को जीने के लिए आपके पड़ोसी अच्छे होने चाहिए, स्टेबल होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए, खुशहाल होने चाहिए, वहाँ पे इकॉनमी होनी चाहिए, उधर पैदावार होनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तभी बनते हैं रीजनल एस्पेक्ट्स, सार्क, आसियान, ये सब इसीलिए बने कि एक दूसरे की मदद करो, साथ मिल के जियो। अगर नेबर आपके दोनों तरफ, आपके जो हमसाया है वो ख़राब हैं, गद्दार है, तो आप जी नहीं सकते, आप बाहर चौकीदारी लगा के रखे रहो। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि जो भी कश्मीर में हुआ,
मैंने पहले भी बोला था कि वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल फोरसाइट, लैक ऑफ मिलिट्री फोरसाइट। किसी के पास टाइम ही नहीं है। जब पथराव हो रहे थे तो दिल्ली से लोग भगे कश्मीर, और आज जब वो ख़त्म हो गया पथराव, आज कोई कश्मीर की तरफ देखता ही नहीं। उस मसले को हल क्यों नहीं? ओके, लास्ट 2 मिनट। हुर्रियत के बारे में मिस्टर पुष्पिंदर ने आपको बताया। मेरे कहने का बिल्कुल सिंपल आइडिया है, हुर्रियत को डरना नहीं चाहिए। उठा के इनको ले जाओ, ये 3-4 जो बली के बकरे वहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने पूरा गंद फैलाया वैली के अंदर, इनको अरेस्ट करके और JNK से बाहर ले जाना चाहिए और आइसोलेट कर देना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर से। सिया गिलानी साहब एंड पार्टी। जम्मू और कश्मीर पुलिस 90% कश्मीरी मुस्लिम है, और आज वो इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। पूरे 30 साल पुराने से आज उन्होंने सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसे कंट्रोल में की है, वो तो नहीं मांग रहे पाकिस्तान की आज़ादी। ओके, लास्ट पॉइंट। कश्मीर के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन है। अगर सियासी तौर पे प्लेब्लिसाइट या रेफरेंडम कर दिया जाए और वोटों के आधार पे कश्मीर आज़ाद हो जाए, क्या वो उस साइड बैठे पाकिस्तान और इस साइड बैठे हिंदुस्तान के बीच में क्या जी जाएगा? वो एक लैंड लॉक कंट्री है। इसीलिए फ़ारूक अब्दुल्ला जी ये आवाज़ें उठा रहे हैं। उसको मालूम है कि एक आज़ाद कश्मीर कहाँ से? एक कश्मीर की डिवीज़न है। जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, विलय हुआ था, वो हुआ था जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न, लद्दाख डिवीज़न, गिलगित डिवीज़न और बालिस्तान डिवीज़न का। बालिस्तान और वो उधर चले गए POK में। लद्दाख कुछ बोलता नहीं, जम्मू कुछ बोल नहीं रहा। कश्मीर के 2.5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर झगड़ा चल रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। तुम्हें किस बात की आज़ादी चाहिए? अगर ऐसे नहीं मानते तो फिर दूसरी तरह मनाना पड़ेगा। तो आज़ादी एक ऑप्शन नहीं है, उनको कभी नहीं मिलेगी, वो भूले हैं। और उस चक्कर में वहाँ के लोकल पार्टीज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, यही 2 ही पार्टी हैं। इन्होंने अपनी जनता का इतना बेवकूफ़ बनाया। पिछले 30 साल में कौन मरे? सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने तो शहादत दे दी, लेकिन उनके बंदे मोस्टली कश्मीरी वुमेन, बच्चे, जवान जो कि गुमराह कर दिए गए, उन्होंने अपनी जान गंवाई और कुछ नहीं मिला उनको सियासत ने भगावत की तरफ भेज दिया और वो वापस मुड़ के नहीं आए। दूसरी ऑप्शन पाकिस्तान से मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 30 साल से पूरा सपोर्ट कर रहा है, हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। मगर जैसे ज्वाइन करोगे, पंजाबी मुसलमान खा जाएगा कश्मीरी को। 3-3, 4-4 शादियाँ उतराई जाएँ पंजाबी। ऐसे POK के अंदर वही हुआ है। POK के अंदर कश्मीरी मुसलमान ख़त्म हो गया, वहाँ पंजाबी मुसलमान आके बस गए, वहाँ की लड़कियों से शादी कर ली। वही यहाँ होगा। तो दिल में ये कोई ऑप्शन नहीं। कश्मीरी मुसलमान भी चाहता है कि हम पाकिस्तान से मिल के हम ख़त्म हो जाएंगे, वो नहीं चाहते, ये कोई ऑप्शन नहीं। तीसरी ऑप्शन है हिंदुस्तान के साथ ज्वाइन कर जाएं, मगर शर्म से अब बोल नहीं सकते। 30 साल से इतने कुर्बान हुए हैं, तो ये काम चलता रहे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ कैलिब्रेशन होती रहे और हमारी दुकान चलती रहे। टेररिज्म जम्मू एंड कश्मीर में एक इंडस्ट्री बन गई, हर एक के लिए इतना पैसा जा रहा है। एक लेबरर, शिकारे वाला, बस वाला, टैक्सी वाला, जब यात्राएं होती हैं अमरनाथ जी की तरफ, वहाँ कितना लोग, एक घोड़ा 6,000 रुपये लेता है ऊपर नीचे जाने के। इतना पैसा, बहुत से अलग तरीके से पैसे जाते हैं, ये पैसा डूबता जा रहा है उधर, लोग खुशहाल हैं। अगर आज कश्मीर जाके देखें, कोने से कोने तक, बॉर्डर के लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंच जाए, वहाँ के गाँवों में आपको हर घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, पक्के शानदार घर मिलेंगे, कारपेट मिलेंगे, अखरोट की बने हुए फर्नीचर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और उनके बच्चे पूरे हिंदुस्तान और वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं, उनका बिजनेस डायरेक्ट वर्ल्ड में हो रहा है। वो बहुत आगे निकल गए इस चक्कर में। उसको बोलते हैं बैटल हार्डन। 30 साल की लड़ाई में झेलते झेलते जो बच्चा 1990 में पैदा हुआ था, आज वो 29 साल 28 साल का हो गया, वो तो सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी में ही पैदा हुआ। तो उसकी साइक को चेंज करना कितना सिंपल नहीं। तो ये है 3 ऑप्शन। आखिर में ये सब चीज़ ठीक करने के लिए हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को ताकतवर बनाना पड़ेगा, और वो काम शुरू कहाँ से होता है? 2 जगह से। 29 हमारी स्टेट्स और एक दिल्ली। इतनी पावर है स्टेट्स के अंदर। सबसे बड़ा स्टेट आज कौन माना जाता है एरिया के मसला? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। इतनी पावर है
कर क्या रहे हैं? अपनी इंडस्ट्री नहीं है, अपने अनएम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार नहीं है, गरीबी है, बिजली नहीं है, रोडें नहीं हैं। ये स्टेट्स का फेलियर है। और दिल्ली जो बाहर ही देख रहा है, अंदर नहीं देख रही है। बॉर्डर एरिया, नेबर, बाहर के जो चैलेंजेस हैं उनको दिल्ली को रिजॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे म्यांमार है, रोहिंग्या है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। भारत माता के पैर पे नीचे ये जो बे ऑफ बंगाल में या इंडियन ओशन में एक मोती भारत माता के पैरों में था, श्रीलंका, हमने उस पर भी युद्ध बोल दिया। उसको, उसकी जो डिमांडें थी एलटीटी की या तामिल इलाम की, उसको कई हज़ार करोड़ लोन दे के उस देश को ऊपर बढ़ा देना चाहिए था। आज तुम उसके साथ लड़ बैठे, वो आपसे नाराज़ है। हम्बन तोता जो उसका पोर्ट है, उसने 99 साल के लिए चाइना को लीज पे दे दिया। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बन रहा है, नीचे इंडियन ओशन, मेडागास्कर और नीचे मॉरिशस के बाद चाइना के पोर्ट्स बन गए। अब चाइना के 27 जंगी जहाज रोज़ इंडियन ओशन में घूम रहे हैं। ये है आपकी नेशनल सिक्योरिटी। तो इसको, दिल्ली को एक दूसरे से लड़ने के सिवा, सियासी जंगों के सिवाय कि बीजेपी और कांग्रेस है और एक दूसरे के, इससे अलावा कुछ और सुनना ही नहीं आता न्यूज़ में। अगर ये सब बकवास बंद हो जाए और वो बाहर नेशनल स्पिरिट की तरफ देखें और नेशन के एक्सटर्नल चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करें, चीफ मिनिस्टर स्टेट्स को करें, तो इस जैसी दुनिया के जैसा कोई देश नहीं मिलेगा। आखिर में सुनने में आ रहा है बड़े शर्म से कि नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जब बजता है सिनेमा घरों में, आधे लोग खड़े ही नहीं होते। अब ये बड़ी बेवकूफ़, बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। और हम फौजी मर गए इसको गाते गाते। और झंडा लेके टाइगर हिल के ऊपर देखोगे झंडा गड़ा, सुबह हर हिल पे झंडा गड़ा भारत का। और यहाँ अपने लोग ही अगर राष्ट्रगान के लिए खड़े नहीं होंगे तो डूबना ही अच्छा है। एनीवे, आज मुझे बहुत खुशी हुई। आगरा कॉलेज में मैं आया, मैं बहुत नज़दीक यहाँ नौकरी करता था ग्वालियर में, तो आप लोगों ने बड़े पेशेंस से सुना, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपने अगले और अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर देश के विभिन्न न्यूज़